कमाने का क्या फ़ायदा? ज़्यादा कमाई तो ज़्यादा टैक्स देने से क्या फ़ायदा? रेल, ब्रिज या सड़क पे तो सभी लोग चल रहे हैं, जो टैक्स दे रहे हैं वो भी और जो टैक्स नहीं दे रहे हैं वो भी। मैं नीरज कुमार, द रूट्स ऑफ भारत में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स देने वालों के साथ क्या सही हो रहा है या इनकम टैक्स जो नहीं दे रहे हैं वो सही कर रहे हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉई क्या एम्प्लॉयर ही टैक्स काट लेता है? प्राइवेट सेक्टर में भी जो एम्प्लॉई हैं उनका टैक्स एम्प्लॉयर काट लेता है। टैक्स वो तो चुरा नहीं सकते, लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं या जो वेंडर हैं या सड़क के किनारे लगाने वाले खोमचे वाले हैं जिनकी आमदनी काफ़ी अच्छी है, तो या तो वो टैक्स देते नहीं या फिर उन्हें टैक्स चुराने के कई रास्ते खुले हैं। फिर सरकार वैसे तो कैश ट्रांजैक्शन को डिस्करेज कर रही है, बावजूद उसके टैक्स चोरी का एक तरीका ये होता है कि जब कैश देने वाला तैयार है तो कैश लेने वाला भी तैयार है। आए दिन सरकारी रेड में टैक्स चोरी के मामले अक्सर सामने आ रहे हैं। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई के भी पास बरामद होते हैं और ये प्राइवेट सेक्टर्स में भी आय से अधिक संपत्ति में भी ये टैक्स के चोरी का मामला सामने आता है। बात यह है कि इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि जब तक आप टैक्स के इस तरह के सिस्टम्स को पूरी तरह से कंट्रोल करने के प्रयास नहीं करते, हम बात कर रहे हैं कि हम जीडीपी में बहुत अच्छे हो चुके हैं लेकिन पर कैपिटा इनकम अभी ठीक नहीं है। तो जब तक देश की पर कैपिटा इनकम ठीक नहीं होती, देश विकसित नहीं हो सकता। तो अनड्यू तरीके से जो पैसा कमाते हैं वो डेली खर्चे तो अपने इन पैसों से कर लेते हैं, और कोई बड़ी चीज़ खरीदनी होती है फिर वो सैलरी अकाउंट से ख़रीद लेते हैं। इससे वो सारी चीज़ें वाइट हो जाती हैं। हम इसको दो भागों में बांट के देख सकते हैं। तो पहला केस वो जिसमें कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई कवर हो जाए, दूसरा केस वो जिसमें कि छोटे वेंडर, खोमचे वाले या सड़क के किनारे लगाने वाले या छोटे दुकानदार वो इसमें कवर हों। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में कौन क्या खरीद रहा है, कहाँ से खरीद रहा है, ये बहुत मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि जब एक रैंक के दो अधिकारी या दो कर्मचारी में एक अनड्यू तरीके से कमा रहा है और एक सैलरी पे बेस्ड करके अपने को घर को चला रहा है, तो एक बहुत बड़ा फ़र्क दिखना शुरू होता है। तो जो अनड्यू तरीके से कमा रहे हैं, देखिए उसके समाज पे असर किस किस ढंग से होना शुरू होता है। एक तो व्यक्तिगत असर व्यक्ति पे होता है, एक समाज पे होता है। तो समाज पे पहला असर ये पड़ता है कि रहन सहन बदल जाता है। दूसरा है कि उनकी गाड़ी का साइज़ बदलता है। तीसरा है उनके मकान का साइज़ बदल जाता है, वो बहुत ही ग्रैंड लेवल के मकान बनाने लगते हैं। चौथा है कि उनका टूरिज़्म औरों से ज़्यादा बेहतर दिखने लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, अच्छी-अच्छी जगहों पे घूमने जाते हैं। पाँचवां ये है कि उनके बच्चे प्रोफ़ेशनल कोर्स करते हैं, पेमेंट करके पैसे से अच्छी जगह पढ़ाई कर लेते हैं। छठा है कि उनके परिवार में जो ड्रेस है उसमें ब्रांडेड कपड़े इंक्लूड हो जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़, जैसे कि शादियों में जाना, वहाँ पे बड़े-बड़े गिफ्ट देना जिससे उनकी इज़्ज़त और उनकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। तो ये तो समाज पे एक असर दिखना शुरू हो जाता है जो अनड्यू तरीके से पैसा कमाते हैं। लेकिन उसी समय में जब वो दूसरा एम्प्लॉय जो सैलरी बेस्ड अपने घर को चलाता है, उसके परिवार पे क्या असर पड़ता है? पहला तो ये कि वो सुख सुविधा देख के उनके अंदर एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। दूसरा ये है कि परिवार के अंदर एक अंतर्द्वंद शुरू हो जाता है। बच्चों में एक दूसरे को देख के एक असमानता या एक डिस्पैरिटी दिखनी शुरू हो जाती है। इससे पूरा परिवार भी प्रभावित होता है और यहाँ से फैमिली के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है। परिवार के लोग उस ब्रेड अर्नर के ऊपर गाहे भगाए, फ्रस्ट्रेशन में ही सही, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, वो भी तो आपके साथ का है, उसके पास इतना कहाँ से आ रहा है। वो आदमी कहता है कि नहीं भाई, मैं इस तरह से नहीं कमा सकता, लेकिन वो उसको कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, हमारा भी रहन सहन ठीक होना चाहिए। वो व्यक्ति कैसे समझाए कि ये उसके बस की बात नहीं है, वो कर नहीं सकता। तो ये तो हो गया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस जहाँ पे दो लोग इक्वल रैंक के हैं और एक अनड्यू तरीके से कमा रहा है, तो उससे समाज में प्रभाव, और उस पर दूसरा जो नहीं कमा रहा है उसके परिवार पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा केस है जहाँ पे प्राइवेट वेंडर, खोमचे वाले, छोटे दुकानदार
जो टैक्स नहीं देते हैं या टैक्स नहीं के बराबर देते हैं। तो उनके अंदर टैक्स चोरी करने के बहुत से तरीके खुले हुए हैं। वो अपना ट्रांजैक्शन कैश में कर लेते हैं या उतना ही ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करेंगे जितना कि उनको टैक्स देना ना पड़े। यहाँ भी वही असर होता है कि उनके फैमिली के लोग उनका रहन-सहन, उनके घर, उनकी गाड़ी का साइज़, उनके ड्रेसअप, उनके बच्चों की स्कूलिंग वगैरह आप देखेंगे तो वो औरों से बेहतर हो जाती है। यानी उसी इलाके में रहना एक बेहतर रैंक का आदमी भी उनसे बेहतर तरीके से नहीं जी पाता है। तो टैक्स देने वालों का इनकरेजमेंट कैसे किया जाए कि टैक्स देने की प्रवृत्ति बढ़े? क्योंकि टैक्स चोरी से पैसा मार्केट में तो रहता है लेकिन वो सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित हो जाता है। तो फिर इसके लिए सरकार को क्या-क्या कदम उठाने चाहिए? तो एक तरफ तो सरकार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को इनकरेज कर रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन साथ में जो लोग टैक्स देते हैं उन्हें इंसेंटिवाइज़ करने की आवश्यकता है। और शायद समाज का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो टैक्स दे रहा हो और उसे इस बात की खुशी नहीं होगी कि जब वो टैक्स के लिए इंसेंटिवाइज़ होगा तो वो टैक्स देना पसंद करेगा। या जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं उन्हें भी लगेगा कि हमें भी टैक्स देना चाहिए। इसके लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। टैक्स देने वाले को अगर वो रेल टिकट कराता है तो उसको कुछ डिस्काउंट देना चाहिए या उसको कुछ कैशबैक जैसी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। अगर वो इनकम टैक्स का अपना कार्ड दिखा के उसके इनकम टैक्स कार्ड के थ्रू चीज़ें लेता है। हाउस टैक्स है, उसमें उसको कुछ छूट मिल जाए। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उस पे उसको कुछ छूट मिले। या वो एयर टिकट करा रहा है तो उस पे उसको कुछ छूट मिले। ये सारी चीज़ें इंसेंटिवाइज़ करने से टैक्स देने वाले को एक अपने अंदर रिस्पेक्ट की भावना जगेगी ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं है। और ये टैक्स में जो छूट देने का सिस्टम है, जिस तरह से लोग क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं और इस पे परचेजिंग करने पे कैशबैक मिलता है या और जगहों पे छूट मिलती है उस कार्ड के थ्रू, उसी तरह इसमें भी किया जा सकता है। बात इंसेंटिवाइज़ करने के अलावा ये भी है कि जब कोई आदमी इम्पॉर्टेंट भी है कि जब कोई आदमी कोई सामान खरीद रहा है, जैसे कि वो कार खरीदे तो उससे टैक्स रिटर्न मांगा जाए। उसके टैक्स रिटर्न के स्लैब के आधार पे ही उसके कार की रेंज तय होनी चाहिए कि उस किस रेंज की कार खरीद सकता है। अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा है तो वो कार क्यों खरीदेगा? क्योंकि अगर वो टैक्स नहीं दे रहा है और वो कार खरीद रहा है तो ये पैसा उसके पास कहाँ से आ रहा है? अगर वो टैक्स दे रहा है तो उसके लिए एक स्लैब बनाया जा सकता है कि अगर वो 50,000 टैक्स दे रहा है तो 5 लाख तक की गाड़ी, 6 लाख तक की गाड़ी खरीदे। अगर वो 1 लाख टैक्स दे रहा है तो वो 8 लाख, 10 लाख की गाड़ी खरीद सके। उसी तरह से अगर वो टैक्स ज़्यादा दे रहा है तो ज़्यादा बड़ी गाड़ी खरीद सकता है। कोई एक से ज़्यादा गाड़ी अगर खरीदना चाहता है तो वो किस टैक्स स्लैब में है जो उतनी बड़ी गाड़ी मैनेज कर रहा है। यानी गाड़ी खरीद रहा है इसका मतलब अर्न कर रहा है, लेकिन टैक्स नहीं दे रहा है, ये अपने आप में कंट्राडिक्शन तो है ही। तो उदाहरण के तौर पे कुछ युवाओं के तो अधिकारी भी इस तरह से गाड़ियां नहीं रख पाते हैं, इस तरह के मकान उनके पास नहीं होते हैं जो कुछ डिपार्टमेंट के बाबू वगैरह गाड़ियां और मकान रखते हैं। तो ये एक डिस्पैरिटी सोसाइटी में पैदा करता है और टैक्स देने वाला फिर खींच जाता है। अभी एक खबर आई कि उड़ीसा के एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास 100 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ मिली हैं, जिसने पिछला रिकॉर्ड तोड़ा कि उसके पास 105 थी, इनके पास 115 या 20 के आसपास प्रॉपर्टीज़ मिली। ये प्रॉपर्टीज़ खरीदते समय ये इसमें कहीं तो कोई एक चेक होना चाहिए कि वो इनकम टैक्स का कुछ पैन कार्ड ऐसा दे कि जब वो प्रॉपर्टी खरीदे और एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदे तो कुछ तो चेक बैलेंस, एक अलर्ट, एक कॉशन आना तो चाहिए, जिससे कि इस तरह का इनकरेजमेंट ना हो। ऐसे अधिक संपत्ति के मामलों में बहुत ही प्रिकॉशन के तौर पे किसी के मकान का साइज़ देख के और उसकी पोस्ट क्या है या उसका बिज़नेस क्या है, एक प्राइमरी लेवल पे उस इंडिविजुअल को खबर लगे बिना इंक्वायरी करके ये एक नोटिस इशू किया जा सकता है कि आपका मकान का साइज़ और आपका जो बिज़नेस है या आपकी नौकरी, ये जस्टिफाई करिए इसको कि ये कैसे इतना आपका बना है। तब तक ये सारा खेल चलता रहेगा, तब तक ये समाज में बिखराव को दिखाता रहेगा। देश में हर आदमी को सारी सुविधाएं मिलें, ये मेरा मकसद भी है और ये शायद देश की ज़रूरत भी है। लेकिन कुछ लोग पूरी सुविधा का लाभ उठाएं और कुछ लोग उससे दूर रह जाएं, ये तो ठीक नहीं है। हम अगर जापान की व्यवस्था, नॉर्वे की व्यवस्था या अमेरिकन सिस्टम की सुविधाओं को देखें तो वहाँ पे लोग टैक्स देने के लिए इनकरेज होते हैं। नॉर्वे जैसे देश में तो टैक्स तो लगभग सभी लोग देते हैं, वहाँ पे इसीलिए
एजुकेशन है, हेल्थ सिस्टम है, पेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो पैसे दिए जाते हैं, अलाउंस, वो भी वहाँ मिलते हैं। तो हमसे टैक्स ज़्यादा लिया जाए। मेरा ये कहना है कि आप टैक्स हमसे जितना मैं दे रहा हूँ उससे 10% ज़्यादा लो, लेकिन फिर मुझे हेल्थ सुविधा, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, हमारे लिए ट्रांसपोर्ट फ्री हो, रेलवे, एयर टिकट सब फ्री फिर होना चाहिए। हमसे टैक्स जितना ज़्यादा लेना हो ले लो। लेकिन वही बात है कि कुछ लोग तो टैक्स देते हैं, लेकिन कुछ टैक्स चुरा के एंजॉय करते हैं। यानी कि फिर बेधड़क टैक्स की चोरी करते हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं, सुख सुविधा उठा रहे हैं, बाकी उसका मुंह ताक रहे हैं। लोग बच्चों को प्राइवेट कॉलेज में, बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ाते हैं। अगर वो लोन लेके पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, वो जस्टिफाइड है। लेकिन कोई आदमी किसी मतलब क्लर्क लेवल पे है या और नीचे लेवल पे है और उसका बच्चा प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा है और वो 25 लाख की फ़ीस पे रहा है, तो ये पता होना चाहिए कि ये फ़ीस कहाँ से आ रही है। अगर वो कैश दे रहा है या वो अपने पास से भी दे रहा है, तो वो फ़ीस कहाँ से पे कर रहा है, ये पता होना चाहिए। आज समाज में मॉरल और एथिक्स को समझाना या कहना इसके बारे में, इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लोग इसको चिंगम की तरह चबा के फेंक देते हैं और जो इस बारे में बात भी करता है तो उसको मूर्ख साबित करने पे सब तुल जाते हैं कि मतलब ये मौका नहीं मिला आपको, लग रहा है, इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। आज लोग एक फ्रेज़ यूज़ करते हैं कि ईमानदार वही जिसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिला, मगर मैं कहता हूँ कि ईमानदार वही जिसने बेईमानी करना सीखा नहीं। तो ये मौका मिलना और नौ मौका मिलना एक अलग चीज़ है। ये मौके ही क्यों बने? सरकार इस स्तर पे अब काम करे कि ये मौके बने ही ना, क्योंकि ठीक है, अगर वो लोग ये कहते हैं कि मौका मिलेगा तो बेईमान हो जाएंगे, तो ठीक है, मौके ही ख़त्म किए जाएँ, इतना ज़्यादा डिजिटल कर दिया जाए सिस्टम कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हों। और वैसे तो परिभाषा की लड़ाई में हमेशा अंधकार जीत जाता है, मगर सत्य तो ये है कि एब्सेंस ऑफ लाइट इज़ डार्कनेस। मेरा ये भी कहना है कि कम से कम बच्चों को ठीक से पाठ तो पढ़ाएं। ठीक है, आपने बेईमानी की, लेकिन अपने बच्चे को एक ईमानदार भारत का नागरिक तो बनाएं कम से कम। बाकी आप उसको जो सिखाना हो सिखाइए, लेकिन वो जो करना होगा वो बाद में करेगा, लेकिन अपनी जिम्मेदारी तो लोग उठाएं। पेरेंट्स तो बच्चों को बेईमानी खुद सिखाने पे तुले हुए हैं। जड़ में क्या है, वो परिवार में पेरेंट्स की पेरेंटिंग भी इस पे बहुत मायने रखती है और सरकार का रोल तो एक तरफ है ही। तो इनकम टैक्स तो एक तरीका है जो मैं इंसेंटिवाइज करने की बात कर रहा हूँ। ये और भी बहुत सारे क्षेत्रों में किया जा सकता है, जिससे कि लोग जो टैक्स दे वो अपने को एक अच्छा सिटीजन, एक एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन समझने पे प्राउड फील कर सके। इसलिए मेरी सारी बात कहने का मकसद यही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये बात और आगे तक कन्वे करेंगे। सभी लोग पढ़े लिखे हैं, भारत में ऐसा भी नहीं है कि पढ़ाई लिखाई का बिस्तर नहीं है, लोग बातें समझ भी रहे हैं। अगर एक समृद्ध देश बनाना है तो इस भ्रष्टाचार का सिस्टम, जिसमें इनकम टैक्स एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, ये बंद होना चाहिए, जिससे कि देश समृद्ध हो। इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे मैं इस तरह के और वीडियो आपके सामने ला सकूं। और मेरे पहले के वीडियोस भी ऐसे ही सोशल इश्यूज़ पे ही हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।